हेलो एवरीवन, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी को स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, ठीक है ना, संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं उनसे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपको घटना चक्र से करा रहा हूँ। तो ये लेक्चर आपकी जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा है, ठीक है ना, एमपीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होनी है 2024 की, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखो, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद से संबंधित हम क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में है, ठीक है ना, भारतीय संविधान में। और फिर नीचे आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं, मतलब कितने अनुच्छेद हैं। तो देखो आपके ऑप्शन है ए 300 अनुच्छेद, बी 350 अनुच्छेद, सी 400 से अधिक अनुच्छेद, डी 500 अनुच्छेद। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में है कितने अनुच्छेद। तो देखो करो आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है सी, ठीक है ना, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। देखो आपको मैं अनुच्छेद के बारे में बता दूं कि अनुच्छेद जो है मूल भारतीय संविधान में कितने थे, 395 थे, ठीक है ना। मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कभी भी क्वेश्चन में आए कि क्रमांक की दृष्टि से, ठीक है ना, कभी भी क्वेश्चन आदि आपसे पूछता है तो इसका आंसर क्या है, सी है, 400 से अधिक अनुच्छेद। अब वो बता रहा हूँ 400 से अधिक अनुच्छेद में क्यों इसका ऑप्शन सही लगा रहा हूँ। तो मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। कभी भी क्वेश्चन आता है क्रमांक की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं। और जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, तो गणना की दृष्टि से अनुच्छेद जो है वो लगभग 465 हो गए, ठीक है ना। इससे भी अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं, 465। अब गणना और क्रमांक में अंतर क्या है, ठीक है ना, गणना की दृष्टि से क्यों 465 है, क्रमांक की दृष्टि से, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई अनुच्छेद है, मान लो अनुच्छेद 40 है, ठीक है, इसमें मैंने एक अनुच्छेद जोड़ दिया 40 का, ठीक है, फिर एक जो अनुच्छेद जोड़ दिया 40 खा, ठीक है। तो यदि हम इन सब को देखें, 40 को भी देखें, 40 का को भी देखें, 40 खा को भी देखें, तो ये हो गई गणना की दृष्टि। तो इस दृष्टि से कितने अनुच्छेद हैं, 465 अनुच्छेद से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना, वर्तमान में। और यदि हम देखें क्रमांक की दृष्टि से, क्रमांक का मतलब है जैसे अनुच्छेद 40 है, ठीक है ना, इसमें मैंने जोड़ दिया 40 का, इसमें मैंने जोड़ दिया 40 खा। जब यदि हम क्रमांक की दृष्टि से देखते हैं कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 40 अकेले को गिनाएगा। अनुच्छेद 40 के अंडर में जो 40 का और जो 40 खा जुड़े हुए हैं इनको नहीं गिनाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यदि हम देखें तो है तो 395 अनुच्छेद, लेकिन उनमें क्या हो गया है, अनुच्छेद 395 ए, अनुच्छेद 395 बी, अनुच्छेद 395 सी, इस प्रकार से अनुच्छेदों को जोड़ दिया गया है। तो इस दृष्टि से देखें तो 465 से अधिक अनुच्छेद हो चुके हैं। अब यदि हम ऑप्शन पर गौर करें तो ऑप्शन देखोगे यदि आप, तो ऑप्शन में एक में लिखा 300 अनुच्छेद, तो ये बात तो गलत है, क्योंकि मूल भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। 350 अनुच्छेद मूल भारतीय संविधान में 395 तो अनुच्छेद थे ऑलरेडी, पहले से थे। 350 अनुच्छेद भी नहीं सही है। यदि हम देखें तो अभी तक कितने हुए, 465 के लगभग हुए हैं, 465 के लगभग या 465 से अधिक हो गए हैं। तो 500 अनुच्छेद की बात भी सही नहीं निकल रही। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, 400 से अधिक अनुच्छेद, ये लिखा ना सी नंबर का ऑप्शन, तो यही सही लग रहा है, क्योंकि लगभग 465 अभी हो चुकी है अनुच्छेदों की संख्या। समझ रहे बात को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 400 से अधिक अनुच्छेद। आ रही है समझ में। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिस्कशन पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का, तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो डिस्कशन पढ़ते हैं हम। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 465 पहुँच गई है, ठीक है। गणना की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी पहुँच गई है, 465 पहुँच गई है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है, ठीक ना। वही चीज़ मैं आपको बता रहा था, समझ रहे आप बात को। जो जितने भी नए अनुच्छेद जुड़े हैं उनको मूल अनुच्छेदों के साथ में का, खा, गा लगाकर जोड़ दिया गया है। इस हिसाब से यदि हम देखें का, खा, गा को भी शामिल करें तो ये कहलाएगा गणना की दृष्टि। तो गणना की दृष्टि से कितने हैं, 465 अनुच्छेद लगभग हो चुके हैं, ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा हो चुके हैं वर्तमान में, ठीक है। और यदि हम क्रमांक की दृष्टि से देखें तो अभी भी कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं। आ रही बात में। फिर देखो आगे, ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या 25 हो गई है, ठीक है ना। संविधान के मूल पार्ट जो था उसमें 22 भाग थे, और वर्तमान में कितनी हो गई है, 25 हो गई है इनकी संख्या, संविधान में जो भाग है। फिर देखो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है ना। जो मूल भारतीय संविधान जो था उसमें कितने थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है।
अब भागों की संख्या कितनी होगी, बढ़ के 25 हो गई है, ठीक है। और संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए हैं, समझ रहे आप बात को। कुछ नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या कितनी होगी, 8 से बढ़ के 12 हो गई। तो याद रखना ये चीज़ पूछी जाती है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। आ रही है वैसे में। और अब अनुसूचियों की संख्या कितनी होगी, 12 हो गई है। और भागों की संख्या कितनी होगी, भागों की संख्या कितनी होगी, 25 हो गई। आ गई वैसे में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सी, 400 से अधिक अनुच्छेद। समझे बात को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन आपका वैसा ही है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, ठीक है ना। जब भारतीय संविधान पारित हुआ था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे। तो आपके ऑप्शन है ए 420, बी 380, सी 395 या डी 270। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है सी, 395 अनुच्छेद थे। हमने देखा ना अभी, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है ना। तो इतने थे, 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, ठीक है ना। वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ, मैंने आपको बताया था कि गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हो गए हैं, लगभग 465 हो चुके हैं, ठीक है ना। 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अब देखो ऑप्शन जो है ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो रहा। 465 कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ गलत है। इसका सही आंसर यदि होगा तो वो होगा 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, समझ आप। तो क्वेश्चन ये होगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को डील भी करना चाहो तो आप डी नंबर का ऑप्शन लगा सकते हो, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। आगे बात में फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आगे वैसा ही है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी, ठीक ना। मूल भारतीय संविधान था जो जब पारित हुआ था वो, तो उसमें कितने भाग और कितने अनुसूचित थे। तो देखो उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी मूल भारतीय संविधान में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर का, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। आ गया सर। तो चौथे क्या हो गया, ए हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल है कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ। तो अब देखो अब वर्तमान में कितने हैं, 395 अनुच्छेद, ठीक है ना। क्रमांक की दृष्टि से देख रहे हो 395 ही है। क्रमांक को गणना मैंने आपको बता दिया क्या होता, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ, समझ आप बात को। तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे 25 भाग हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन ए नंबर का ऑप्शन आप सही मान सकते हो, क्योंकि यदि बाकी अदर ऑप्शन को देखेंगे तो 371 अनुच्छेद भी नहीं है, 21 भाग भी नहीं है, 11 अनुसूचियाँ भी नहीं है। 22 भाग तो मूल भारतीय संविधान में थे, ठीक है ना। और 12 अनुसूचियाँ वर्तमान में हो चुकी है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है ना। सी नंबर का ऑप्शन देखो, उसमें 372 अनुच्छेद लिखा, 20 भाग लिखा, ये बात भी गलत है। 7 सूचियाँ लिखी, तो 7 सूचियाँ तो तब नहीं थी जब संविधान लागू हुआ था, समझ आप। इसमें 23 भाग लिखा है लेकिन 381 अनुच्छेद लिखे हैं, जबकि मूल भारतीय संविधान में तो 395 अनुच्छेद ऑलरेडी थे। तो इसमें सबसे सही आंसर आपको क्या लग रहा है, ए नंबर का, ठीक है ना। 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन जो है अगला वो है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनना है, ठीक है ना। तो आपको कूट दिए गए हैं, साथ ही साथ सूची दी गई है, ठीक है ना। तो सूची आप देख रहे हो सामने, ठीक है। कूट दिखा देता हूँ मैं, ये आपके कूट हैं, ठीक है ना। इनके अनुसार क्या करना है, आपको आंसर करना है, ठीक है। सूची 1 में हम देखें तो पहले लिखा है नए राज्यों का गठन, ठीक है ना। तो देखो नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 में है, समझ आप बात को। तो नए राज्यों के यदि हम गठन की बात करें तो वो क्या है, अनुच्छेद 3 में है। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यदि हम नागरिकता देखें, नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 2 में है, ठीक है। यदि हम मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान देखें तो मौलिक अधिकार संबंधी जो प्रावधान है वो क्या है, वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है, ठीक है ना। यदि हम प्रशासनिक अधिकरण की बात करें, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की बात करें तो वो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 में, आदिवासी में, ठीक है। तो ये आपके यदि हम कूट देखें तो कूट देखो किस प्रकार से बन रहा है, ए बी सी और डी। यदि हम कूट देखें तो ए का हो रहा है क्या, 2, ठीक है ना। बी का क्या हो रहा है, बी का हो रहा है 1,
सी का हो रहा है 4, ठीक है ना, और जो आपका डी है, डी का हो रहा है 3। तो आपका सही कूट कितना क्या है, 2 1 4 3। समझ आप बात को। अब हम कूट देखते हैं कि कूट में 2 1 4 3 कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कूट जो था वो तो क्या था, 2 1 4 3, ठीक है ना। यदि हम देखें ऑप्शन को तो ए नंबर का जो है, ए नंबर का ऑप्शन सही बैठ रहा है। हमने बनाया था 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 सही है, समझ रहे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो देखो 2 1 4 3, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते तो और आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो देख लो, नए राज्यों का गठन सही सुमेलित क्रम जो है इस प्रकार से है, ठीक है ना। सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलित क्रम इस प्रकार से है। ऊपर मैंने आपको बताया नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 है। नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान का भाग 2 है, ठीक है ना। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान का भाग 3 है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए है। आगे आसान में तो इस प्रकार से करना था क्वेश्चन को। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है वह विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो आपको बताना है कि यह जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117 में, बी अनुच्छेद 266 में, सी अनुच्छेद 306 में, या डी अनुच्छेद 307 में। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है ए नंबर का, अनुच्छेद 117। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान जो है वो किया गया है अनुच्छेद 117 के तहत, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। थोड़ा सा हम इसका क्या कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ देता हूँ। तो देखो अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक के उपखंड का से चा में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। समझ आप बात को। मतलब ऐसा कोई भी जो आपका विधेयक आता है, ठीक है, जिसमें कोई कर का अधिरोपण है तो वो अनुच्छेद 117 के तहत क्या होगा, अनुच्छेद 117 के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही विधायिका में या लोकसभा में रखा जाएगा। और ऐसा कोई भी जो आपका विधेयक है वो राज्यसभा में नहीं लाएगा, पहले वो पहले लोकसभा में लाया जाएगा। आगे ऐसे में फिर हम देखते हैं अगला अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, ठीक है ना। जो वित्त विधेयक होते हैं उनका उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 117 में, बी अनुच्छेद 119 में, सी अनुच्छेद 121 में, या डी अनुच्छेद 123 में। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्त विधेयक के संबंध में उपबंध किया गया है। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर का, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के संबंध में क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो सही आंसर क्या है, ए नंबर का। थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम पढ़ लेते हैं। देखो संविधान के अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन। तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है, ठीक है ना। अनुच्छेद 123 के तहत क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो सारे उपबंधों के बारे में बता दिया, साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि 117 में क्या है, वित्त विधेयक संबंधी प्रावधान है। आगे ऐसे में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है। तो आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं ए अनुच्छेद 310 के तहत, बी अनुच्छेद 311 के तहत, सी अनुच्छेद 312 के तहत, या डी अनुच्छेद 313 के तहत। तो आपको बताना है, ठीक है। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर जो है वो है सी अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है ना।
सी नंबर का आपका आंसर क्या है, सही है। अनुच्छेद 312 के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 312 के संबंध में। तो देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु बंद कर सकती है। समझ रहे आप बात को। तो अनुच्छेद 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यदि किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना चाहती है सरकार, ठीक है ना, जैसे आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, ये क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। इसी प्रकार की किसी अन्य अखिल भारतीय सेवा का सृजन सरकार करना चाहती है, तो उसके लिए जो विधेयक है वो अनुच्छेद 312 के तहत सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। समझ रहे आप बात को। और राज्यसभा में ही लाया जा सकता है वो, सबसे पहले राज्यसभा ही ये अधिकार देगी लोकसभा को। समझ रहे बात को, बाद में वो फिर वो लोकसभा में जाएगा। तो ये राज्यसभा की क्या है, विशेष शक्ति है। जब मैं आपको राज्यसभा पढ़ा रहा था, आप मेरे लेक्चर जाके देखोगे, जब आप हमारा यूट्यूब चैनल खोलोगे तो उसमें प्ले लिस्ट में जाओगे तो उसमें पॉलिटी के लेक्चर डले हुए हैं। तो पर पॉलिटी में आपको कवर करा रहा हूँ प्रीलिम्स के हिसाब से। उसमें जब राज्यसभा में पढ़ा रहा हूँ तो राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ मैंने बताई हैं, उसमें से ये एक विशेष शक्ति अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की कि अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। समझ रहे बात को। यदि राज्यसभा नहीं लाएगी तो लोकसभा नहीं बना सकती फिर, या सरकार नहीं बना सकती नई अखिल भारतीय सेवाओं को। तो ये चीज़ थी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे क्वेश्चन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है। ठीक है ना। तो आपको सही जोड़ी दी गई है। एक तरफ दी हुई हैं संस्थाएं, ठीक ना, जैसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता। दूसरी तरफ आपको दिए हुए हैं अनुच्छेद 318, 324, 332, 351। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा है। मतलब इन जो चार आपको दिए हुए हैं संस्था, उनके सामने उनके अनुच्छेद लिखे हुए हैं, उनमें से केवल एक सही है। तो आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो करिए आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर जो है वो है बी नंबर का। ठीक है ना, भारत का निर्वाचन आयोग जो है, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। ठीक है ना, तो भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लेते हैं तो सारे अनुच्छेदों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं हम डिस्कशन को थोड़ा बहुत। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 124 में क्या है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। ठीक है ना, अनुच्छेद 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। यदि हम यहाँ पर देखेंगे, अनुच्छेद 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 318 जो है, अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति निहित है। ठीक है ना, अनुच्छेद 318 में जो है वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति दी हुई है। यदि हम यहाँ देखें ऊपर प्रश्न में, तो अनुच्छेद 318 के सामने क्या लिखा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जबकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 124 में है। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पे गलत थी। समझ रहे आप बात को। तो अनुच्छेद 318 में क्या था, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में विनियमन बनाने की क्या थी, शक्ति नहीं थी। फिर देखो अगला, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 315 जो है उसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का क्या है, प्रावधान है। जबकि अनुच्छेद 332 जो है, अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को आरक्षण किया गया है। ठीक है ना, अनुच्छेद 332 के तहत। फिर देखो, राज्य के महाअधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है। जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी, पूरा डिस्कशन आपके लिए पढ़ लिया। अनुच्छेद 351 में क्या है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। यदि जबकि हम क्वेश्चन देखें तो अनुच्छेद 351 में के सामने क्या लिखा था, महाधिवक्ता लिखा था, या महाधिवक्ता के सामने अनुच्छेद 351 लिखा था। तो ये बात यहाँ पे गलत हो रही थी।
हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है अनुच्छेद 351, और महाधिवक्ता जो है वो अनुच्छेद 165 में है। आगे की बात समझ में आपको। इस प्रकार से सही जोड़ी थी, इसमें से आपको बताना था कि सही सुमेलित कौन सा है, तो बी नंबर का आपका ऑप्शन क्या था, सही था। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर देखो उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यदि हम देखें तो देखो ए नंबर के सामने लिखे हुए आर्टिकल ABCD, ये आपको आर्टिकल लिखे हुए हैं, उनके सामने उनके प्रावधान लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो अनुच्छेद 39A के सामने लिखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, अनुच्छेद 40 के सामने लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 के सामने लिखा है समान नागरिक संहिता। ठीक है, और अनुच्छेद 48 के सामने लिखा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सारे आपको नीति निर्देशक तत्वों से के आर्टिकल हैं, ये DPSP जो आप पढ़ते हो उससे संबंधित ये आर्टिकल हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखें यदि हम, तो जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है, ठीक है ना, डी नंबर का ऑप्शन जो आपका है ये सही सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है ना, अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया, मतलब कि अनुच्छेद 48 सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लो इसके बारे में, डिस्कशन में क्या लिखा हुआ है। तो देखो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। ये वाला आर्टिकल याद रखना। UCC जो है, UCC अभी ज्वलंत मुद्दा है। ठीक है ना, उत्तराखंड में UCC लागू हो रहा है, संपूर्ण देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आर्टिकल 44 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 44 के अनुसार कि संपूर्ण देश के लिए समान नागरिक संहिता होगी। तो याद रखना इस चीज़ को। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 48 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है, और ये सारे अनुच्छेद काय से संबंधित हैं, नीति निर्देशक तत्वों के हैं ये सारे अनुच्छेद। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो आपका क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से के साथ क्या करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है ना, और फिर आपको नीचे दिए गए हैं कुछ कूट, उन कूट के माध्यम से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो देखो अब एक तरफ आपको दिए हुए हैं सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद, और एक तरफ आपको दिए गए हैं सूची 2 में संविधान के विषय। ठीक है, तो इनको मिलाना है आपको, तो देखते आओ। ए में लिखा है अनुच्छेद 124, उसके सामने लिखा है संघीय न्यायपालिका। तो ये बात तो बिल्कुल सही हो रही है, संघीय न्यायपालिका जो है वो अनुच्छेद 124 में है। फिर लिखा हुआ है बी नंबर में अनुच्छेद 105, अब वो अनुच्छेद 5 में क्या है, नागरिकता संबंधी प्रावधान है, और ये नागरिकता इसके सामने लिखा हुआ है, तो ये बात भी सही है। फिर देखोगे यदि तो सी नंबर का अनुच्छेद है 352, इसके सामने लिखा है आकस्मिक प्रावधान, मतलब आपातकालीन प्रावधान, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, तो आकस्मिक प्रावधान है इसमें, तो ये भी अनुच्छेद सी मतलब अनुच्छेद 352 के सामने जो लिखा है आकस्मिक प्रावधान, ये बात भी सही है। और अनुच्छेद 245 देखो तो उसके सामने लिखा है विधायी शक्तियों का वितरण, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो मतलब ये सही जोड़ी पहले से सही बनी हुई है। तो यदि आपका कूट देखें तो आपका कूट जो बन रहा है वो बन रहा है 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4 आपका कूट बन रहा है, क्योंकि ए का जो है वो 1 ही है, बी का जो आपका है वो 2 ही है, सी का जो है वो 3 ही है, डी का आपका 4 ही है। तो आपका कूट क्या बन रहा है, 1 2 3 4। तो देख लो वो कूट किस आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि आप ए नंबर का ऑप्शन देखो तो ए नंबर के ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 5 में जो है वो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 124 जो है उसमें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 245 जो है उसमें संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, ठीक है ना, विधायी शक्तियों का वितरण आदि की बात कही गई है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है ना, आपातकालीन प्रावधान है। ज्ञातव्य है कि प्रश्न के हिंदी संस्करण में आकस्मिक प्रावधान लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है ना,
इसके स्थान पर आपातकालीन होना चाहिए, ठीक है ना। आकस्मिक प्रावधान से समझ जाओ, आपातकालीन ही लिखा हुआ है वो, ठीक है। अंग्रेजी की इमरजेंसी का सही अनुपात हुआ आपातकालीन ही होगा, जबकि आकस्मिक के लिए संविधान में अंग्रेजी शब्द कंटिंजेंसी का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। ये चीज़ लिखी ना कंटिंजेंसी, ये वर्ड जो है वो किया गया है आकस्मिक प्रावधान के लिए। तो ये डिस्कशन में त्रुटि बता रहे हैं क्वेश्चन की, ठीक है। लेकिन हमने त्रुटि के साथ भी क्वेश्चन को क्या कर लिया, सही कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे वैसे में तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसकी आपको सूची 1 और सूची 2 दो सूचियाँ दी गई हैं, उनको सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपके अनुच्छेद लिखे हुए हैं, ठीक है, और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रावधान लिखे हुए हैं। तो आपको बताना है क्या सही है, क्या मतलब इनको मिलाना है आपस में, सही कौन सा सही। और फिर आपको कुछ कूट दिए गए हैं, ठीक है ना, उन कूटों के माध्यम से आपको बताना है सही आंसर, ठीक है। तो हम कूट बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो देखो अनुच्छेद 14 जो है वो मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया हुआ है। तो ए का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यदि हम बी देखें, अनुच्छेद बी देखें, तो उसमें लिखा है अनुच्छेद 36, बी में लिखा है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, ठीक है। तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम कूट बनाते आ रहे हैं, ठीक है, ABCD, ठीक है। तो देखो ए का क्या हो गया आपका, 3 हो गया, बी का क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। सी यदि हम देखें, अनुच्छेद 74 जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है, ठीक है ना। तो सी का क्या हो गया, 2 हो गया। यदि आप डी अनुच्छेद 368 को देखो, तो अनुच्छेद 368 क्या है, संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, संविधान संशोधन दिया हुआ है अनुच्छेद 368 में। तो डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका सही कूट क्या है, 3 4 2 1, ठीक है ना। 3 4 2 1 आपका सही कूट है। तो देखो आपकी कूट देख लो, अब 3 4 2 1 आपको याद रखना है। तो ये आपकी कूट है। तो ए नंबर एक कूट में नहीं है ना, 3 4 2 1। बी नंबर एक कूट में नहीं है, 3 4 2 1। अब हम देखते हैं अगले कूट, 4 2 1 था ना हमारा। तो देखो सी नंबर का कूट में भी 3 4 2 1 नहीं है। डी नंबर का जो कूट है उसमें 3 4 2 1 लिखा हुआ है। तो सही आंसर क्या हो गया, 3 4 2 1, मतलब कि डी नंबर का कूट आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, डी सही हो गया। थोड़ा सा पढ़ लो डिस्कशन। तो डिस्कशन में देखो, मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, वर्णित है। आगे सर में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगेन वैसी क्वेश्चन आपके सामने है, एक 2 सूचियाँ दी गई हैं, उनको सम्मिलित करना है आपको, ठीक है ना। तो सूची देख लो, सम्मिलित देख लो, देख लो कूट देख लो, आप कूट आपके ये हैं, इनके अनुसार क्या करना है आपको, इसका आंसर करना है, ठीक है। तो हम कूट बनाते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। तो देखो A B C और D, ठीक है। देखो ए में लिखा हुआ है विधानता नए राज्यों को शामिल करना, ठीक है ना। नए राज्यों को शामिल करने संबंधित प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 2 में है। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है बी नंबर में समता का अधिकार। तो समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बी का क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है ना। सी में लिखा है गिरफ्तारी और निवारक निरोध से संरक्षण, ठीक है ना, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है आर्टिकल 22 से, ठीक है ना। तो सी का क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है ना। और यदि आप डी देखो, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ठीक है ना, ये यदि आप देखो तो ये अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो डी है उसका 3 हो गया। तो आपका सही कूट हो रहा है 2 1 4 3, ठीक है ना, 2 1 4 और आपका 3 सही कूट हो रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 2 1 4 3 कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो आपके कूट ये है, कूटों का यदि हम ध्यान से देखें तो बी नंबर का कूट जो है उसमें 2 1 4 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी नंबर का 2 1 4 3। तो आपका सही आंसर क्या है, बी नंबर का सही आंसर है, ठीक है। नीचे सही समूलन उन्होंने दिखा दिया डिस्क्रिप्शन में। तो देखो डिस्क्रिप्शन को हम मतलब हमने ऊपर तो बना ही लिया कूट, फिर से देख लो एक बार। विधानता नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2, समता का अधिकार अनुच्छेद 14, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 और राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111। आगे वैसे में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका है उसमें फिर से आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपको लिखा हुआ है संविधान के अनुच्छेद, और सूची 2 में लिखी हुई है अंतर्वस्तु, मतलब उसमें क्या प्रावधान है, ठीक है। अब इनको आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम। यदि हम देखें तो देखो ए नंबर को जो आपका लिखा हुआ है वो अनुच्छेद 54 लिखा हुआ है।
अनुच्छेद 54 के सामने लिखा हुआ है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो अनुच्छेद 54 के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली बात तो सही हो रही, ठीक है ना। तो ए का क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है। यदि हम बी नंबर का देखें अनुच्छेद 75, तो अनुच्छेद 75 का क्या हो रहा है, अनुच्छेद 75 के सामने क्या लिखा है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये आर्टिकल भी सही हो रहा है। तो बी का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है ना। सी नंबर के सामने देखें लिखा हुआ है अनुच्छेद 155, उसके सामने लिखा है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद 155 में ही। तो सी के सामने वाला ऑप्शन भी सही हो रहा। डी नंबर का यदि हम देखें अनुच्छेद 164, तो उसके सामने लिखा हुआ है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो ये बात भी सही हो रही है, ठीक है। तो ये सही सम्मिलित है लगभग। तो आपके सही कूट क्या हो गए, 1 2 3 4 आपका सही कूट है, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 देख लेते हैं किस कूट में आपको दिया हुआ है। देखो आपके कूट ये दिए हुए हैं, आपको ऊपर कूट बन रहा था 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 देखो ए नंबर के कूट में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1 2 3 4, मतलब ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही है। IAS प्री में भी ये क्वेश्चन आया है, यूपी लोअर सब प्री में भी ये क्वेश्चन आया है, यूपी PCS मेंस में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन MPPS में भी आने की संभावना है, समझ रहा बात को। इसलिए ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है कि हमने कितना पढ़ा है। तो देखो थोड़ा सा डिस्कशन पढ़ लो। अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। साथ ही साथ राज्य विधानसभाओं की संरचना जो है वो अनुच्छेद 170 में क्या है, वर्णित है। आइए असल में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो फिर से आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। उन दोनों को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको सूची 1 में अनुच्छेद दिए हुए हैं, सूची 2 में आपको प्रावधान दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें इसको करना है। तो हम कोड बनाएंगे, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे A, B, C और D। तो देखो सबसे पहले लिखा है अनुच्छेद 61। और अनुच्छेद 61 जो है वो होता है राष्ट्रपति और महाभियोग। तो देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है राष्ट्रपति और महाभियोग, दूसरे नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ए का क्या हो गया, 2, सही सुमेलन। तो आपका ए के सामने क्या लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, ठीक है। फिर अनुच्छेद लिखा है 67 खा, ठीक है। अनुच्छेद 67 खा ये आपको कई सारे नोट्स में नहीं मिलेगा, कई सारे नोट्स में ये आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसके तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ हमें ऐसी हमारी नॉलेज बढ़ रही है। तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया, समझ आपको। तो बी का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यदि हम देखें सी नंबर पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 जो है वो उसका क्या है, अनुच्छेद 94 में है स्पीकर को हटाना, ठीक है। तो सी का क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। कूट हमारे ये बनते आ रहे हैं। डी नंबर में लिखा हुआ है अनुच्छेद 90। अनुच्छेद 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने का प्रावधान है, ठीक है ना। तो डी का क्या हो गया आपका, ये हो गया 1 हो गया। तो आपके कूट क्या हो गया, 2 3 4 1, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 2 3 4 1 किस कूट में दिए हुए हैं। 2 3 4 1 आपको याद रखना है। तो आपके कूट दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो आप करो आंसर। तो देखो 2 3 4 1 जो हमारा कूट बना था वो सी नंबर के ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। तो सी नंबर उत्तर सी आपका सही है। थोड़ा सा हम देख लो, डिस्कशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। अनुच्छेद 61 के सामने क्या, अनुच्छेद 61 का क्या होता है, राष्ट्रपति और महाभियोग। अनुच्छेद 67 का से क्या होता है, उपराष्ट्रपति को हटाना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता चली, ठीक है ना। आपको कई सारे दिन पढ़ लेना आप नोट्स, कई कोचिंगों को पढ़ लेना, उसमें नहीं लिखी होगी ये चीज़। अनुच्छेद 67 का में उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की गई है। अनुच्छेद 94 जो है उसमें स्पीकर को हटाने की बात की गई है। और जो अनुच्छेद 90 जो है वो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात उसमें की गई है। आगे असर में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगेन जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं। एक सूची में अनुच्छेद लिखें, दूसरी सूची में उससे संबंधित प्रावधान लिखें। तो उनको हमें करना है, ठीक है। तो करो इसको, ठीक है। मैं तो आपको करा ही रहा हूँ। तो देखो वीडियो पॉज करके आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो चीज़ों को, प्रश्न को जो आपके सामने आ रहे हैं। तो एक तरफ लिखा है अनुच्छेद 323 ए। अनुच्छेद 323 ए में ऊपर हमने पढ़ा था अभी और जो क्वेश्चन देखे थे उसमें प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। तो ए का क्या हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग से संबंधित
बातें लिखी हुई हैं, निर्वाचन आयोग की बात लिखी हुई है अनुच्छेद 324 में। तो अनुच्छेद 324 का से संबंधित हो गया, निर्वाचन से संबंधित हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 330 जो है उसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 330 जो है इसका क्या हो गया, सी नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। ठीक है, ये फिर से बना दिया मैंने। और जो आपका अनुच्छेद 320 है उसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों को लिखा हुआ है, ठीक है। तो यदि हम कूट देखें ABCD, नीचे कूट के माध्यम से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो ए का आपका क्या हो रहा है, 2 हो रहा, ठीक है ना। बी का आपका क्या हो रहा है, पी का आपका 1 हो रहा, सी का आपका क्या हो रहा है, 4 हो रहा, और डी का आपका क्या हो रहा है, डी का आपका हो रहा है 3। तो 2 1 4 3 क्या है आपके सही कूट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 2 1 4 3 किस कूट में आपको दिया हुआ है, आ रही है समझ में। तो देखो, देखते हैं हम 2 1 4 3। यदि हम सी नंबर का ऑप्शन देखें तो सी नंबर के ऑप्शन सही है, 2 1 4 3 इसमें लिखा हुआ है, हमारा कूट 2 1 4 3 बना था, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या है, सही है। थोड़ा सा देख लो डिस्कशन के बारे में। देखो, अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण, अनुच्छेद 324 निर्वाचन, अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। आगे ऐसे में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, आपको फिर अगेन 2 सूचियाँ दी हुई हैं। सूची 1 में आपके क्या लिखे हुए हैं, प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक है ना। और जो सूची 2 है उसमें अनुच्छेद लिखे हुए हैं इस बार, ठीक है। तो आपको बताना है कि सही सही मतलब इनका क्या करना है, मिलान आपको करना है। और नीचे आपको दिए हुए हैं कूट, इन कूट के माध्यम से आपको क्या करना है, आंसर करना है आपको, ठीक है। तो हम देखते हैं, हम कूट बनाते हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ मैंने लिख लिया ABCD। तो देखो, संवैधानिक संशोधन की बात करें तो संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद में अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, 4 हो गया। यदि हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो वित्त आयोग के अनुच्छेद में अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। तो बी का क्या हो गया आपका, 3 हो गया। यदि हम वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है, तो सी का क्या हो गया, 1 हो गया। यदि हम अखिल भारतीय सेवाओं की बात करते हैं तो अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में है, तो डी का क्या होगा आपका, 2 हो गया। तो आपका कूट सही बन रहा है 4 3 1 2, ठीक है ना। अब हम नीचे कूट के माध्यम से देख लेते हैं 4 3 1 2 काय में लिखा हुआ है। तो देखो, बी नंबर का जो आपका ऑप्शन है उसमें 4 3 1 2 लिखा हुआ है, तो बी नंबर का आपका ऑप्शन क्या है, सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, बी नंबर का आपका सही आंसर हो गया 4 3 1 2 आपका क्या है, सही है। अब थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लो, डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ लिखी है जो अभी हमने ऊपर सही जोड़ी की है, ठीक है ना। देख लो, संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368, वित्त आयोग आर्टिकल 280, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से आपको एक क्वेश्चन आपके सामने है, उसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपको दिए हुए हैं संस्थान और सूची 2 में आपके लिखे हुए हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो आपको सही करना है इसको, ठीक है। तो हम कूट बनाएंगे, हम देखेंगे काय से क्या मिल रहा है, ABC और D, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, देखो, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये आर्टिकल 148 के तहत इसका क्या है, उल्लेख है, ठीक है ना। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में इसको कैग बोलते हैं। तो ए का क्या हो गया आपका, 3 हो गया। तो ए के सामने हमने लिख दिया 3 कूट। वित्त आयोग अभी हमने ऊपर देखा था, ऊपर एक क्वेश्चन है, वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 280। तो बी का आपका क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि बी के सामने ही 280 लिखा हुआ है। प्रशासनिक अधिकरण की यदि हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है। तो सी का क्या हो गया आपका, 4 हो गया। और यदि हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग की बात की गई है अनुच्छेद 315 में, तो डी का क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपका सही कूट बन रहा है 3 2 4 1, ठीक है ना। 3 2 4 1 आपका सही कूट है। अब हम देख लेते हैं नीचे जो आपको कूट दिए हुए हैं उसमें 3 2 4 1 काय में लिखा हुआ है। तो देखो, इन सारे कूटों को यदि हम गौर से देखें तो ए नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो सही हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है 3 2 4 1, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर का हो गया, ठीक है। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, डिस्क्रिप्शन में वही बातें लिखी हैं जो अभी हम ऊपर कर चुके हैं। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323A और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, ठीक है। आगे समय अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, वो एक युग्म ढूंढना है जो सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सामने लिखे हुए हैं आपके क्या संस्थान और उसके सामने लिखे हुए अनुच्छेद, आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखो अंतर्राज्यीय परिषद के सामने लिखा है अनुच्छेद 263, बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, अनुच्छेद 263 में है। वित्त आयोग के सामने लिखा है अनुच्छेद 280, ये बात भी सही है, वित्त आयोग के अनुच्छेद में अनुच्छेद 280 में है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सामने लिखा हुआ है अनुच्छेद 323 का या अनुच्छेद 323A, इसको पढ़ सकते हैं हम, तो ये बात भी सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सामने लिखा है अनुच्छेद 315, ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन कोई प्रश्न में तो पूछा गया था कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कोई एक बताना था जो सही सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न क्या है, त्रुटिपूर्ण है, समझ रहा। प्रश्न ये गलत है, सारे इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही हो रहे हैं, ठीक है। देखो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्रश्न का सभी विकल्प सही सम्मिलित है, ठीक है ना। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, उसमें से कोई भी विकल्प सही सम्मिलित नहीं था, सभी सही सम्मिलित थे, ठीक है। तो देखो अंतर्राज्यीय परिषद 263 के अनुसार है, वित्त आयोग 280 के अनुसार है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो है वो अनुच्छेद 323 का के तहत है, और संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के तहत है। आ रही बात समझ में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है, ठीक है ना। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो देखो अनुच्छेद 17 के सामने लिखा है न्याय के समक्ष समानता, ये बात तो गलत है, अनुच्छेद 17 में तो अस्पष्टता का अंत है। अनुच्छेद 78 के सामने आपको लिखा है संसद का गठन, ये बात भी सही नहीं है। अनुच्छेद 192 के सामने लिखा है संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, ये बात भी सही नहीं है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि सही सम्मिलित कौन सा है। अनुच्छेद 352 के तहत लिखा है आपात स्थिति की घोषणा, ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल जो देश में लगता है वो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। तो डी नंबर का आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो ये डी नंबर का आपका जो है युग में जो है यही सही सम्मिलित है केवल। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब नीचे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख है। अन्य अनुच्छेदों के सही प्रावधान इस प्रकार हैं, देखो अनुच्छेद 17 में अस्पष्टता का अंत है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं वो अनुच्छेद 78 के तहत है। और अनुच्छेद 192 जो है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। मतलब राज्य विधानमंडल के सदस्य जो किसी वजह से अयोग्य घोषित होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय की बात की गई है अनुच्छेद 192 में। आगे समय हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो फिर से आपको वैसी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है ना। और फिर आपको कुछ कूट दिए हुए हैं नीचे, उनके अनुसार आपको क्या करना है, सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो देखो आपके क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, ठीक है। सूची 1 में आपको संविधान के अनुच्छेद दिए हुए हैं, सूची 2 में आपको उसके प्रावधान लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ आपको कूट दिए हुए हैं, ठीक है ना, कूट देख लो, ये कूट है। तो कूट के अनुसार आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है, समझ रहे आप बात को। तो ठीक है हम बनाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे कूट सही बनाते हैं हम। देखो ए बी सी और डी, ठीक है ना। तो देखो अनुच्छेद 215 जो लिखा हुआ है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है ना, उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना, ये प्रावधान है अनुच्छेद 215 में। तो ए का क्या हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है ना। तो ए के सामने हम लिख देते हैं 4, ठीक है, आई भी लिख देते हैं। फिर हम देखते हैं बी अनुच्छेद 222। तो बी अनुच्छेद 222 में जो है वो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, ठीक है ना, उनका क्या है, ट्रांसफर से संबंधित है अनुच्छेद 222। तो देखो बी का क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। मतलब ए एक नंबर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, मतलब ट्रांसफ़र। तो देखो बी का क्या हो गया आपका, ये हो गया, आई हो गया, समझ रहे आप बात को। सी नंबर का यदि हम देखें तो सी का क्या है आपका, 3 है, अनुच्छेद 226, इसके तहत कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है, ठीक है ना। यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही, सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसको बोलते हैं हिंदी में उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है वो रिट निकालता है अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन जो उच्च न्यायालय है वो उसको बोलते हैं हाई कोर्ट इंग्लिश में, वो निकालता है रिट अनुच्छेद 226 के तहत। तो सी के सामने जो 3 लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही हो रहा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो सी के सामने क्या हो गया, 3 हो गया। और डी नंबर का यदि आप देखो तो अनुच्छेद 227 लिखा है। तो अनुच्छेद 227 के तहत सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति है, ठीक है ना।
तो डी का क्या हो गया आपका 2 हो गया, समझ रहे। तो इस प्रकार से कूट देख लो अब आई बी, ठीक है ना, और आई, और ये 3 लिखा है आपका, ठीक है ना, ये 2 लिखा हुआ है। यदि हम देखें हिंदी के अंक देखें हम तो 4 1 3 2 लिखा हुआ है, समझ आप बात को। यदि हम इस प्रकार से देखें तो ए का आई बी, देखो ए नंबर का जो कूट है इसमें ये वाला आपका सही है, ए का आई बी का आई, सी का 3 और डी का 2, ठीक है ना 2। इसी प्रकार से हमने सही जोड़ी बनाई है, इसी प्रकार से हमारा कूट बन रहा है। तो ए नंबर का जो आपका कूट है वो सही हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे डिस्कशन तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो देखो, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेखी न्यायालय होना। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आगे आसान में तो ये आपका क्या था, ए नंबर का ऑप्शन आपका सही था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आपको ये बताना है कि उच्च न्यायालय जो है उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरीज के लिए किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का प्रावधान है। तो आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 240, बी अनुच्छेद 241, सी अनुच्छेद 242, डी अनुच्छेद 239। तो करिए आंसर। तो देखो इसका सही आंसर है बी अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन को। भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित प्रमुख उपबंध है, ठीक है ना। जो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो उपबंध है वो भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के भाग 8 में दिए हुए हैं। तो देखो अनुच्छेद 239 में क्या है, अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। अनुच्छेद 242 में निरसित ये प्रावधान है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रावधान मैंने बता दिए आपको। अनुच्छेद 241 है उसके तहत उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग जो है वो है भाग 8, ठीक है। आगे आसान में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपका अगला क्वेश्चन है उसमें आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपको प्रावधान लिखे हुए हैं, सूची 1 में आपको अनुच्छेद लिखे हुए हैं, उनके सामने प्रावधान लिखे हैं, आपको सही सम्मिलित करना है। तो इसमें हम कूट बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यदि हम देखें अनुच्छेद 76 की बात करें तो अनुच्छेद 76 जो है उसमें भारत के महान्यायवादी की बात की गई है, ठीक है ना, अनुच्छेद 76 में। तो देखो अनुच्छेद 76 का काय में मिल रहा है भारत का महान्यायवादी 3 नंबर पर लिखा हुआ है। तो ए का क्या हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है ना। फिर यदि हम देखें तो अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई हुई है। तो बी के सामने क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। यदि हम देखें अनुच्छेद 75(1), ठीक है, तो अनुच्छेद 75(1) में जो है वो केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 75(1) केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो सी का क्या हो गया 4 हो गया आपका। तो सी के सामने हमने लिख दिया 4, ठीक है। और यदि हम डी नंबर का देखें तो डी नंबर पर लिखा है अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन है। तो डी का क्या हो गया 2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो डी का क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो आपका सही कूट है 3 1 4 2। अब यदि हम कूट को देखते हैं तो 3 1 4 2 किस कूट में दिया हुआ है। तो देखो कूट आपको नीचे दिए हुए हैं। तो देखो इसमें बी नंबर का जो आपका ऑप्शन है 3 1 4 2 उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बी नंबर का आपका ऑप्शन क्या है सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं हम। तो देखो वही चीज़ है, अनुच्छेद 76 के सामने भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। आगे असर में अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगेन आपको क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। एक में आपको लिखे हुए हैं प्रावधान, सूची 1 में लिखे हैं प्रावधान, सूची 2 में लिखे हुए अनुच्छेद, ठीक। तो आपको सही करना है, ठीक है। तो हम कूट बनाएंगे इसमें भी। तो देखो ए बी सी डी मैंने लिख लिया, ठीक है। तो देखो विधि के सम्मुख समानता, यदि विधि के सम्मुख समानता की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 14 में है, ठीक है।
तो एक आपका क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। अब यदि हम देखें कार्य करने का अधिकार, ठीक है, कार्य करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में आपको दिया हुआ है, ठीक है। कार्य करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 41 में है, तो बी का क्या हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है, आ रही बात में। फिर आपको देखें यदि हम कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ, ये प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 42 में है, ठीक है ना। तो सी का क्या हो गया आपका 1 हो गया। और यदि हम देखें बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देखें, ठीक है, तो ये क्या है, ये वैसे तो ये जो बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा की बात है अनुच्छेद 21 का में दी हुई है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद यदि यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो सही आंसर हो रहा है इसका आपका 2 नंबर का, मतलब अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्वों में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान है, लेकिन ये वाला शिक्षा का प्रावधान नहीं है इसमें, ठीक है, वो अनुच्छेद 21 का में जड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो कूट बन रहा था, हमारा कूट था ABCD, ठीक है ना। तो ए का क्या हो रहा था आपका 3 हो रहा था, ठीक है, ए का क्या हो रहा था 3 हो रहा था, बी का क्या हो रहा था आपका 4 हो रहा था, ठीक है ना, सी का क्या हो रहा था आपका 1 हो रहा था, और जो आपका डी जो है, ठीक है, डी का आपका क्या हो रहा है 2 हो रहा है, ठीक है। 3 4 1 2 आपके क्या है, सही कूट है, 3 4 1 2। तो हम देख लेते हैं 3 4 1 2 काय में दिए हुए हैं, तो देखो 3 4 1 2, तो यदि हम देखें तो बी नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है 3 4 1 2, यदि आप आर्टिकल 45 को यदि ये मान रहे हो, ठीक है ना। वैसे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लग सकता है, ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या पढ़ लेते हैं, 3 4 1 2 आपके सही हो रहा है, तो बी नंबर का आपका ऑप्शन सही हो रहा है देखा जाए तो। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सवाल क्यों त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। तो देखो सही सुमेलन इस प्रकार है, ठीक है। विधि के सम्मुख समानता अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 में दी हुई हैं, शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, ये प्रावधान है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 45 DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व जो है आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP का फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, तो नीति निर्देशक तत्वों का है, ठीक है। अनुच्छेद 45 में ये वाला प्रावधान है, जबकि क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वाला प्रावधान, बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। थोड़ा सा और देख लो, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान मूलतः नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 में वर्णित था, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से इसे अनुच्छेद 21 का में वर्णित किया गया है। 21 का के रूप में मूल अधिकारों में शामिल किए जाने के साथ साथ अनुच्छेद जो 45 है इसके स्थान पर शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 45 में पहले था ये प्रावधान, बाद में 86 में संविधान संशोधन किया गया तो 21 का में वो प्रावधान जुड़ गया, कौन सा प्रावधान, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा। अब वर्तमान में अनुच्छेद 45 में क्या, अनुच्छेद 45 में ये लिखा हुआ है शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। आइए आशय में हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो MPPSC 2018 में आया हुआ है, ठीक है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दिए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद, एक तरफ दिए हुए हैं संबंधित राज्य, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो 371 का के सामने लिखा हुआ है नागालैंड, तो बिल्कुल सही बात है ये, 371 का में नागालैंड से संबंधित प्रावधान है। 371 खा के सामने लिखा हुआ है असम, ठीक है, तो 371 का में असम से संबंधित प्रावधान है। 371 का के सामने लिखा हुआ है मेघालय, ये बात गलत है, ठीक है ना। और डी जो है अनुच्छेद 371 घा, इसके सामने लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश, तो ये बात भी सही है। तो यदि आपको हम देखें तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यदि हम देखते हैं तो सी नंबर का आपका क्या है, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। 371 का सामने जो मेघालय लिखा है वो सही सुमेलित नहीं है। आगे ऐसे में तो सी नंबर का ऑप्शन आपका क्या है, सही है। थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखो संविधान का भाग जो 21 है उसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ठीक है ना। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के अनुच्छेद एवं संबंधित राज्य इस प्रकार है। तो संविधान के भाग 21 में ये दिया हुआ है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, ठीक है। उसमें यदि हम देखें तो अनुच्छेद 371 जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है, ठीक है।
अनुच्छेद 371 का जो है वो नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 खा जो है वो असम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 गा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको मेघालय से संबंधित है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो रही थी, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो रहा था। तो अनुच्छेद 371 गा जो है वो मणिपुर से संबंधित है। अनुच्छेद 371 घा जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से संबंधित है अनुच्छेद 371 का। अनुच्छेद 371 डा जो लिखा हुआ है वो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंधित है। अनुच्छेद 371 चा जो लिखा हुआ है वो सिक्किम से संबंधित है। अनुच्छेद 371 छा जो लिखा हुआ है वो मिजोरम से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 371 जा जो लिखा हुआ है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अनुच्छेद 371 झा जो लिखा हुआ है वो गोवा से संबंधित है। और अनुच्छेद 371 त्रा जो लिखा हुआ है वो कर्नाटक से संबंधित है। इन सारे अनुच्छेदों को एक बार आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से कर लेना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन थे आज के आपके। ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, फिर कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में। धन्यवाद।